नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एनआईए ने आईएसआईएस के स्कूटर को किया गिरफ्तार, रिक्रूटर को माफ कीजिएगा गिरफ्तार किया है और वाराणसी के रहने वाले बासित सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। आज एनआईए ने की 2 आईएसआईएस के सदस्यों की गिरफ्तारी। एक हुआ दिल्ली से गिरफ्तार तो वहीं दूसरा वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है। बनारस में आईएसआईएस से जुड़ी पहली गिरफ्तारी हुई है। कैंट थाने के मकबूल आलम रोड का रहने वाला बताया जा रहा है ये आतंकवादी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनआईए ने आईएसआईएस के रिक्रूटर को गिरफ्तार किया है। बनारस में ये गिरफ्तारी हुई है। बनारस के रहने वाले बासित सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। आज एनआईए ने की है 2 आईएसआईएस सदस्यों की गिरफ्तारी। एक हुआ है दिल्ली से गिरफ्तार, दूसरा वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है। बनारस में आईएसआईएस से जुड़ी ये पहली गिरफ्तारी बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, कैंट थाने के मकबूल आलम रोड का रहने वाला बताया जा रहा है और ये जानकारी मिल रही है कि इसको एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब इससे जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और पुलिस इससे कई बिंदुओं पर इससे पूछताछ करती नजर आएगी। एनआईए की टीम कई बिंदुओं पर इससे पूछताछ करेगी। एनआईए ने आईएसआईएस के रिक्रूटर को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी कामयाबी एनआईए को हाथ लगी है। ये बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिली है। 2 गिरफ्तारियां की गई हैं। एक गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है जबकि दूसरी वाराणसी से हुई है और बताया जा रहा है कि वाराणसी में इसको गिरफ्तार किया गया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर वाराणसी में गिरफ्तारी हुई है और अब इससे क्या पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से इसको अब रिमांड पर लेकर क्या कुछ अब करने वाली है एनआईए की टीम? देखिए, ये सबसे पहले मामला समझना होगा कि कल एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और दूसरी गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है। वाराणसी में लालपुर थाने क्षेत्र के जो मकबूल आलम रोड है वहां का ये रहने वाला है और 2021 में ही एनआईए ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था और उसी मामले का संज्ञान लेकर के जब सारे सबूत जुटा लिए गए उसके बाद कल इसके घर दबिश देकर के इसकी गिरफ्तारी की गई है। स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी है कि इसकी गिरफ्तारी की गई है और देर शाम जब एनआईए की टीम उसको दिल्ली ले जाने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है उसके बाद जाकर के स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली है और जब प्रेस रिलीज शाम को जारी किया गया एनआईए की तरफ से उसके बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली कि इस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद उसके पिता और भाई को बुला करके पुलिस कमिश्नर ने खुद भी पूछताछ की है और जो लड़का पकड़ा गया है बासित सिद्दीकी उसे एनआईए लेकर के अपनी टीम लेकर के अपनी दिल्ली गई है। इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में जो बताया गया है कि ये लड़का पढ़ने में काफी अच्छा था, संपन्न परिवार का था और एलन कोचिंग मतलब जो कोटा का है वहां से लेकर के बाहर से भी इसने पढ़ाई लिखाई की थी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और सॉफ्टवेयर का अच्छा जानकार था और इसी को लेकर के इसने कई कुछ वेबसाइट इसने डिजाइन किए थे जिसमें जो आईएसआईएस का जो प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं उसको सर्कुलेट करके और लोगों को बकायदा इसमें एक टेलीग्राम से लेकर के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी चलाता था और उसी के माध्यम से कई लड़कों को ये प्रोवोक करता था इस तरह के हरकतों में शामिल होने के लिए। तो ये अब एनआईए की टीम है दिल्ली लेके गई है उस लड़के को। परिजनों ने यहाँ पे बकायदा कल देर रात ही जब पहुंचे थे तो घर पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, वहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं था क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है कि आसपास के लोग भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। आसपास के लोग से सिर्फ कैजुअली बातचीत में सिर्फ इतना बताया कि ये लड़का बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं था लोगों से और बहुत इसके कम दोस्त हुआ करते थे क्योंकि ये बाहर रहा है, कोटा में इसने 2 साल रह के पढ़ाई की है और कोरोना के टाइम पे ही बाकायदा ये सब कुछ संपर्क में आया था इंटरनेट के थ्रू आईएसआईएस के लोगों से। तो एनआईए की जांच अब कहां तक जाएगी और क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए इससे पहले भी इस तरह की कई गिरफ्तारियां एनआईए की टीम कर चुकी है। आपको याद होगा गोरखपुर में भी मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया था और देखिए वहां पर जो है ये जो कनेक्शन, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, किसी को भी समझ नहीं आता कि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर आखिर कैसे आईएसआईएस के कनेक्शन में आ जाते हैं। ये आप जिस लड़के के बारे में बता रहे हैं जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है बनारस से, ये भी काफी पढ़ा लिखा है और ऐसे में कैसे ये लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं, क्या रीजन इसके पीछे रहता है? देखिए, महज 24 साल का ये लड़का है और बनारस की ये पहली गिरफ्तारी है जो कि आईएसआईएस से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बनारस के आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो आजमगढ़ में अगस्त में एक गिरफ्तारी हुई थी आईएसआईएस के एजेंट की
और उसी के बाद से ये शंका जाहिर की जा रही थी कि और भी उससे संपर्क के लोग हो सकते हैं। अब एनआईए ये खंगालने में जुटी हुई है कि आजमगढ़ और गोरखपुर से जो गिरफ्तारी हुई थी, क्या उससे ये संपर्क में था, क्या उनके संपर्क में आकर के उसने कुछ ये काम किया है। तो अब ये जांच का विषय है और एनआईए की टीम, चूंकि इतना संवेदनशील मामला है, जो मॉड्यूल की बात की जा रही है, उस मॉड्यूल के बस करने का दावा एनआईए कर रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से बिल्कुल कहा जाए कि किसी को कानो कान भनक नहीं हुई और बिल्कुल सही गिरफ्तारी की गई है, उसके कमरे से जो चीजें मिली है वो काफी संवेदनशील बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही खड़ी होती है कि आखिर भारत में ही रहकर, भारत में ही पलकर, भारत से ही शिक्षा ग्रहण कर ये कैसे ऐसा काम कर सकते हैं, कैसे इनके दिमाग में ये चीजें पनपती हैं, इसके पीछे कौन है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और लगातार तमाम जो टीमें हैं, इंटेलिजेंस टीमें, चाहे एनआईए की बात कर लें, चाहे अन्य और जो टीमें हैं, वो लगातार इसी को ध्यान में रखते हुए ये गिरफ्तारियां करती रहती हैं। अभिषेक, चले, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरोहा जनपद पुलिस प्रशासन ने गोकशी और गैंगस्टर के 2 आरोपियों की 15.22 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है और इससे पहले अधिकारियों ने पूरे गांव में मुनादी कराई है। बता दें कि अमरोहा के एसपी आदित्य ने जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई उनके द्वारा लगातार जो है की जा रही है, लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में नायब तहसीलदार सीओ मंडी धनौरा के नेतृत्व में थाना रजबपुर पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त टीम क्षेत्र के गांव नूरपुर तुगलकाबाद पहुंची, जहां पर गोकशी और गैंगस्टर के आरोपी आरिफ और नफीस के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 15,22,000 रुपए अवैध संपत्ति कुर्क करके जब्त की गई है। तो कार्रवाई लगातार गैंगस्टर के आरोपियों के खिलाफ हो रही है। गैंगस्टर के 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और इस तरह के आरोपियों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। इन पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। हमें शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना रजबपुर पुलिस द्वारा शातिर माफिया पेशेवर अपराधी गौ तस्कर आरिफ पुत्र नौशेखा व उसका पुत्र नफीस पुत्र आरिफ, जो कि गांव नूरपुर तुगलकाबाद के रहने वाले हैं, के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इनकी गांव में स्थित 15,22,000 का एक मकान कुर्क किया गया है। यह संपत्ति शातिर पेशेवर अपराधियों द्वारा गौ तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त रहते हुए अर्जित। संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद इमरान, देखिए, ये लगातार जिस तरीके से गैंगस्टर एक्ट के जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर पुलिस अपना शिकंजा कस रही है और ये मामला सामने आया है कि 2 जो आरोपी थे उनके घरों को, उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इमरान, आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिलहाल इमरान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अब फिलहाल बहुत एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और जो लोग गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं उनको लेकर अब पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। संपत्ति कुर्क की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस अब इन तमाम आरोपियों को चिन्हित कर रही है, इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ये कार्रवाई देखिए, जब पुलिस ने की, संपत्ति जब कुर्क की गई, तो इस समय बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हो गए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। पुलिस की भी बड़ी टीम यहाँ पर रही मौजूद, क्योंकि इस तरह की जब कार्रवाई किसी पर होती है तो वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर भी ध्यान रखना होता है और इसी वजह से पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद रही। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सबके लिए एक एग्जाम्पल बना है। संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मोहम्मद इमरान, देखिए, यहाँ पर अमरोहा में ये कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर आरोपियों के ऊपर पुलिस ने ये कार्रवाई की और संपत्ति इनकी कुर्क की है। कहीं ना कहीं एक मैसेज और अपराधियों पर, आरोपियों पर अब ट्रांसफर होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये अमरोहा पुलिस की कार्रवाई की। अमरोहा पुलिस ने रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव तुगलकाबाद में ये कार्रवाई की है, जहां पर लगातार पुलिस गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध आरोपियों की संपत्ति की जांच कराकर उन पर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई लगातार कर रही है। अमरोहा में यह पहले भी कई मामले हो चुके हैं कि लगातार अपराधियों की माफिया हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है और जो भी गैंगस्टर एक्ट के और आरोपी जो निरुद्ध किए गए हैं, जो हिस्ट्री शीटर आरोपी हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करके उनकी भी जो है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी
बिल्कुल, और देखिए पुलिस यहाँ पर एक स्ट्रांग मैसेज भी देती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं, ताकि इनके पहुंचने का रीजन क्या बताया जा रहा है? इतनी बड़ी संख्या में आखिर पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे? देखिए, जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं, गोकसर के पुराने आरोपी हैं, लगातार वो माफिया और बड़े क्रिमिनल आरोपी हैं, जिनके विरुद्ध लगातार पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। इसलिए भारी पुलिस फोर्स ने वहां पर तहसील की टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है, ताकि किसी तरह की कोई वहां पर लोग इसका विरोध न करें, कोई हिंसा न हो। बिल्कुल इमरान, देखिए पुलिस फोर्स तो मौजूद है बड़ी संख्या में, और साथ ही साथ देखिए बड़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर अन्य लोगों की भी देखने को मिल रही है। तो एक एग्जाम्पल तमाम लोगों के पास भी पहुँच रहा है कि इस तरीके से जो भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके ऊपर इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब लोगों के अंदर एक भय का माहौल भी बनेगा। चले मोहम्मद इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर आगरा से है। आगरा में समय से विद्यालय नहीं पहुंचे शिक्षक। स्कूल में शिक्षकों का इंतजार करते रहे छात्र छात्राएं, और एसडीएम ने सरकारी स्कूल पहुंचकर की चेकिंग। 9:30 बजे तक विद्यालय में टीचर नहीं मिले। डीएम और बीएसए को भेजी जाएगी इसकी रिपोर्ट। एसडीएम ने ये बात कही है। आपको साथ ही साथ बता दें कि शमशाबाद के कोलारा कला विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर शिक्षक समय के अनुसार विद्यालय नहीं पहुंचे, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी के सभी अपने टीचर्स के आने का इंतजार करते रहे। इस मामले की जानकारी एसडीएम को हुई, तो एसडीएम और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसी क्षेत्र के जो डीएम है वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए एसडीएम ने सरकारी स्कूल पहुंचकर पूरी स्थिति का देखा कि क्या स्थिति यहां पर बन रही है, जानकारी ली, और उसके बाद यहां पर अब क्योंकि टीचर नहीं पहुंचे थे, तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि डीएम और बीएसए को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो अब क्या कोई कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए, आपको फिलहाल बता दें कि आगरा जो कि लगातार डिजिटल मॉडर्नाइजेशन के लिए उदाहरण बनने की तमाम कवायद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्राथमिक विद्यालयों को एक तरीके से डिजिटल मॉडर्नाइजेशन में तब्दील करने के लिए तमाम प्रयासरत है। शिक्षकों से लेकर बीएसए को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामलों में जब खुलासा होता है, जब अधिकारी कोई निरीक्षण के लिए पहुंचता है, ऐसा ही मामला आज जब सुबह जब एसडीएम जेपी पांडे जब फतेहाबाद के कंपोजिट विद्यालय में पहुंचे हैं, तो वहां देखते हैं कि जो स्कूली छात्र हैं वो गेट के बाहर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तो स्वयं एसडीएम के द्वारा स्कूल विद्यालय का ताला खुलवाया गया। करीबन 9:30 बजे तक एसडीएम ने विद्यालय में आए हुए टीचरों का इंतजार किया, लेकिन कोई भी टीचर समय पर नहीं पहुंचा। उसी को लेकर एसडीएम के द्वारा बच्चों के साथ एक फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। उसके बाद उसकी जो संबंधित रिपोर्ट है टीचरों की लापरवाही की, उसकी बीएसए और डीएम को भेजने की कवायद भी की गई है, और एक बड़ी कार्रवाई की बात भी एसडीएम जेपी पांडे के द्वारा कही गई है। जी देखिए मयंक, लगातार देखिए सरकार की तरफ से तो सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों तक, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती हैं। इसी तरह से सरकारी स्कूल में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। आखिर इस तरीके से भविष्य अगर बच्चों का रहेगा, शिक्षक टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए एक तो सबसे बड़ी दिक्कत कि शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी समय पर, और साथ ही साथ बच्चे क्या सीखेंगे? टीचर्स से ही तो बच्चे सीखते हैं। गुरु ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है बच्चों के जीवन में निभाता है। ऐसे में अगर शिक्षक ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, स्कूली जीवन में हम और आप जब पढ़ते थे तो उस टाइम एक जो स्लोगन था वो स्कूल मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट, तो वो बड़ा स्लोगन यहाँ पे बड़ा प्रभावी होता है कि जब टाइम मैनेजमेंट जो शिक्षक जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं वही टाइम मैनेजमेंट का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार उनका लाइफ मैनेजमेंट कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल जो है दिखाई दे रहा है। जब स्कूली बच्चों को जब टाइम मैनेजमेंट की सुविधाएं नहीं सिखाई जाएंगी, चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, तो आखिरकार ये बच्चे जो भविष्य में टाइम मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है जो कि शुरुआत में हर किसी ने अपनी शिक्षा में पाया है, उसी को लेकर ये कवायद भी की गई है। जब एसडीएम वहां मौके पहुंचे, जबकि एसडीएम जो है एक तहसील के पूरे एक मालिक होते हैं, जब वो समय पर पहुंच सकते हैं निरीक्षण के लिए, आकस्मिक निरीक्षण के लिए, जो विद्यालय है लगभग 3 से 4 टीचर होते हैं, एक शिक्षा मित्र होता है और लगभग एक प्रिंसिपल होता है, तो 6 से 7 लोगों के स्टाफ में जब उस विद्यालय में कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता, स्कूली बच्चे जब छात्र बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुख के साथ ये जरूर कहना पड़ेगा कि यूपी में विद्यालयों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की स्थिति वाकई बहुत ज्यादा बदहाल है। शिक्षा व्यवस्था कह लो कि राम भरोसे यहाँ पर पहुंची हुई है और कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। इसी तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। महक, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। जिले में लगभग 500 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन दिनों लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास राशन नहीं है और साथ ही साथ लोगों को और अन्य तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। तटबंध जो है वो टूट गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का सामान और राशन नहीं बच पाया है। सामान खराब हो गया है, राशन भी खराब हो गया है। पानी में पूरी तरह से बर्बादी उनकी हो रही है। और वहीं उसका ब्लॉक में हथी, बड़ताल और साथ ही साथ लाऊ खाऊ गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें अब उठानी पड़ रही हैं। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोगों की अब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। राशन किट यहाँ पर वितरित की जा रही है, राहत सामग्री यहाँ पर लगातार लोगों को दी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर उसमें भी कमियां देखने को मिली हैं। ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। 500 गांव जो हैं बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और 500 गांव बाढ़ की चपेट में आए तो इससे खुद ही अंदाजा लगा सकता है कोई भी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। और देखिए, घर की स्थिति भी खराब हुई है क्योंकि घरों में पानी भर गया है। राशन भी लोगों का पानी भरने की वजह से खराब हो गया है और साथ ही साथ फसलें खराब हुई हैं। तो ऐसे में अब लोगों के लिए आजीविका का संकट भी बढ़ गया है। मेरे पिताजी जब से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, उन 20 सालों में इस बार जो बाढ़ की त्रासदी हुई है वो सबसे भयानक और सबसे दुखद रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लोगों का अपना बहुत नुकसान हुआ है और उसी का मुआयना कर रहे हैं हम लोग। नौगढ़ सिद्धार्थनगर क्षेत्र इस मामले में धनी है कि यहाँ पर माननीय सांसद जी पाल जी जैसे व्यक्ति हैं और उनके सुपुत्र उनके साथ बराबर निरंतर राहत सामग्री बांट रहे हैं और प्रशासन का भी इतना अच्छा सहयोग है, चाहे वो डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, हर स्तर से ये लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। संवाददाता राकेश यादव हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए, सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर तो बहुत बुरी तरीके से लगातार जारी है। 500 गांव बताए जा रहे हैं कि प्रभावित हैं, तो ऐसे में अंदाजा हम लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। क्या इनको जो राहत सामग्री दी जा रही है उससे लोग संतुष्ट हैं और इतनी दी जा रही है कि लोगों का जो जीवन यापन है, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके? बता दूं आपको कि जितना लोगों को राशन सामग्री मिल रहा है उतने में तो जीवन यापन नहीं हो सकता है। फिलहाल उनका कुछ राहत की मिल जा रही है। राहत के लिए फिलहाल जो राहत सामग्री इनको दिया जा रहा है उसमें खाने पीने की पूरी व्यवस्था तो हो नहीं पा रही है क्योंकि इनका सारा सामान बाढ़ में भी डूब चुका है, इनके घरों में पानी घुस गया था। तो उस तरह जो सामान राहत सामग्री दी जा रही है, 2 किलो दाल दिया जा रहा, तो 2 किलो उसमें 5 किलो आटा है, तो फिर तेल भी है, उसी में रिफाइन है। तो इस तरह से उनकी जरूरतें तो पूरी नहीं हो पा रही। फिलहाल दिलासा के लिए उनको ये संतुष्टि मिल जा रही है। बिल्कुल राकेश, तो कह सकते हैं काम चलाओ यहाँ पर अभी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल काम चलाओ ये जो है अभी चल रहा है। फिलहाल उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। लेकिन राकेश, एक सवाल ये भी है कि आप जैसे कि बता रहे हैं कि 5 किलो आटा और तमाम चीजें, दाल वगैरह दी जा रही हैं, तो इसका भी कोई क्राइटेरिया है कि परिवार में अगर किसी के 8 सदस्य हैं और किसी के परिवार में 4 सदस्य हैं तो किस तरीके से फिर उसको मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल एक ही परिवार को दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग 6 लोग हैं तो एक ही परिवार को दिया जा रहा है, ना कि पूरे परिवार को दिया जा रहा है। तो उतने में इनको कैसे आखिर खाते होंगे और कितना जो है बचाते होंगे? बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिसके परिवार में ज्यादा लोग हैं वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ तो बड़ा सवाल खड़ा ही होता है। जिस तरह से सरकार इनको दे रही है राशन, एक ही परिवार को दे रही है, तो पूरे परिवार में 8 लोग हों तो इस तरह से तो वो खा ही नहीं पाएंगे, भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल। चलिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सहारनपुर में देहात कोतवाली पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए शेखपुरा चौकी पर लगाए गए एक ग्रामीण की अचानक तबीयत खराब हो गई और इसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कई नेताओं ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। देहात कोतवाली क्षेत्र के चौकी शेखपुरा के गांव दुदला निवासी कुर्बान ने गांव के सलीम पक्ष के खिलाफ में शिकायत की थी। बुधवार को दिन में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि बुधवार को पुलिस कुर्बान को उठाकर चौकी ले गई थी, जहां पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी और पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब यहां पर लगातार
इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में कुत्ते के हमले से एक बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की जान चली गई। उसके बाद ये जो मामला है पूरा लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी मामले में तमाम लोग एक साथ इकट्ठे हुए और तमाम लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर कैंडल मार्च निकाला, जिसे लेकर लोग पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे हुए और कैंडल मार्च यहां पर निकाला गया। साथ ही कैंडल मार्च में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और बच्चों ने भी हाथों में पोस्टर पकड़े हुए थे, सभी हाथों में कैंडल पकड़े हुए थे। साथ ही सोसाइटी को डॉग फ्री और खुद को सुरक्षा की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। यहाँ पर लगातार कुत्तों के आने को लेकर विरोध किया जा रहा है। सोसाइटी के तमाम लोग इकट्ठे हुए, कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का कहना है कि सिर्फ उन्हें रहना है, कुत्तों को निकाला जाए, कुत्तों को उनके आसपास ना रहने दिया जाए और इसी को लेकर तमाम ये लोग एकजुट हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 100 की। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पर मक्के की रखवाली कर रहे किसान को गोली मार दी गई, जिसका इलाज के दौरान उस किसान की मौत हो गई है। बता दें कि बाइक से आया हमलावर जो है उसने अचानक से गोली चला दी और गर्दन के पास गोली मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक एक हमलावर को पकड़ लिया है और लेकिन हमलावर अभी भी फरार है। दूसरा जो था वो अभी भी लगातार फरार बना हुआ है, उसको नहीं पकड़ पाए हैं लोग। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बलारपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कन्नौज में मक्के की रखवाली करने वाले किसानों को गोली मारी गई है। किसान को गोली मारी, जिसके बाद किसान को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इस दौरान इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। कन्नौज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक हमलावर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। उसको लगातार तलाश किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किसान की लेकिन गोली लगने की वजह से मौत हो गई। इलाज के लिए उसको किसान को अस्पताल में ले जाया गया था और इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल पुलिस ने करनी शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले को जांच रही है। पूरी घटना सर ये है कि मक्का के खेत लेटे थे कुटिया के पास में, तो 8:30 बजे का समय था। ये तीनों बाइक से आए, 2 भूलपूर्वक आदमी हैं जिसका ये नाम नहीं बता रहा। इसको जब गोली की आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ आसपास लोग थे, इसको दौड़ाया तो ये पकड़ मिल गया। तुरंत स्टार्ट कर रहा था बाइक। ये कहाँ का रहने वाला है हमलावर? ये हमलावर है इसका डेल्टा गाँव का। कितने लोग हैं साथ में? इसके साथ में 3 लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।